हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट में। दोस्तों मैं सुनील अहिरबार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेट वर्ग 3 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आज के क्वेश्चंस पर विशेष फोकस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में हिंदी के पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताना है। ऑप्शन ए है घोर कष्ट देना, बी है पैसा पास न होना, सी है विपत्ति या बुरा समय आना, डी है व्यक्ति के अनुसार आव भगत। तो फर्स्ट का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्ति के अनुसार आवभगत। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ होगा व्यक्ति के अनुसार आवभगत। इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें ऑप्शन ए है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बी है बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सी है बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, डी है बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो सेकंड का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण की बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं अपेक्षाकृत पद्धति अधिक उचित है। इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भाषा शिक्षण पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि नहीं है। ऑप्शन ए है वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, बी है वर्ण परिचय विधि, सी है शब्द द्वारा अक्षर परिचय, डी है वाक्य बनाना। तो थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाक्य बनाना जो है भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि है। इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की कौन सी विधि उचित है। ऑप्शन ए है रसवादन विधि, बी है व्यंग्यात्मक विधि, सी है संदर्भ अनुसार विधि, डी है दूरस्थ शिक्षा। तो फोर्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा जो है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है दूरस्थ शिक्षा विधि उचित है। इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निगमन प्रणाली को खालिस्तान भी कहा जाता है। निगमन प्रणाली को खालिस्तान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रयोग प्रणाली, बी है सहचर प्रणाली, सी है रसवादन प्रणाली, डी है अभियंजना प्रणाली। तो फिफ्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयोग प्रणाली जो है निगमन प्रणाली को प्रयोग प्रणाली भी कहा जाता है। इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। ऑप्शन ए है सूक्ष्मतम प्रणाली, बी है वेशभूषा प्रणाली, सी है व्याख्या प्रणाली और डी है व्याकरणिक प्रणाली। तो 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्याख्या प्रणाली जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है। इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है। उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है बताना है। ऑप्शन ए है केवल छात्र की क्रियाओं को यथाचित पुनर्बलन मिलना चाहिए, बी है केवल छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना चाहिए, सी है केवल छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए, डी है छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना चाहिए, छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए एवं छात्र की क्रियाओं को यथाचित पुनर्बलन मिलना चाहिए। तो 7th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
उत्तम शिक्षण की विशेषता जो है वो छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक का पूर्ण सहयोग होना चाहिए, छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए एवं छात्र की क्रियाओं को यथोचित पुनर्बलन मिलना चाहिए। इसलिए डी हमारा यहाँ पर 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कहानी सुनने से। कहानी सुनने से ऑप्शन ए है बच्चे अनुशासित रहते हैं, बी है बच्चे प्रसन्न रहते हैं, सी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, डी है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कहानी सुनने से जो है आपका बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, बी है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, सी है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं, डी है जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं। तो बच्चों का सक्रिय शब्दकोश जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है। ऑप्शन ए है भाव अनुकूल भाषा, बी है सरल व रचना, सी है विचारों की न्यूनता और डी है विषय अनुसार शब्दावली का प्रयोग। तो 10th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विचारों की न्यूनता जो है निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो विचारों की न्यूनता जो है गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी भी अवस्था के अनुकरण को कहते हैं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए है संवाद, बी है नाटक, सी है रूपक, डी है संवाद एवं रूपक। तो 11th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाटक जो है किसी भी अवस्था के अनुकरण को जो है नाटक कहते हैं, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से क्या लाभ है। भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से क्या लाभ है बताना है। ऑप्शन ए है स्वाध्याय के अवसर, बी है अधिक पुस्तकों का वाचन संभव, सी है शिक्षक की पूर्ति, डी है बचत। तो 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से जो होगा आपका स्वाध्याय के अवसर प्राप्त होते हैं और भाषा पुस्तकालय से यही लाभ होगा, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बी है बोलचाल का सिद्धांत, सी है चयन का सिद्धांत और डी है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस बात पर बल दिया। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस बात पर बल दिया है बताना है। ऑप्शन ए है यह पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, बी है यह संगीत केंद्रित होनी चाहिए, सी है यह धर्म केंद्रित होनी चाहिए और डी है यह हस्तकला केंद्रित होनी चाहिए। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने जो है यह हस्तकला केंद्रित होनी चाहिए बात पर बल दिया है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जैसा कि आप सभी को पता है हिंदी का पेपर होता है वर्ग 3 में, तो उसमें आयोग जो है एक गद्यांश एक पद्यांश देता है। तो मैंने गद्यांश सेट किया है, आप सभी को इसको पढ़ना है अच्छे से और क्वेश्चंस के आंसर देना है। मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन करना है। आप जब गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो इसमें से हमें असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था,
बी है विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है। सी है चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान ही है। और डी है मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की हैं, एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी और वस्त्र तथा अन्य अधिभौतिक सुविधाएं मानी जा सकती हैं। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान ही है, और यह कथन गलत है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त गद्यांश में नहीं किया गया है। जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा कि गद्यांश में जो है किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए है समाधान, बी है अनुभूत, सी है अभिवृद्धि और डी है अशांत। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिवृद्धि शब्द का जो है गद्यांश में अभिवृद्धि शब्द का उपयोग जो है गद्यांश में नहीं किया गया है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार खाली स्थान शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार खाली स्थान शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। ऑप्शन ए है प्राचीन विश्व, बी है मध्यकालीन विश्व, सी है अर्धकालीन विश्व और डी है प्राचीन और मध्यकालीन विश्व। तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो है प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, इसलिए डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा छोटा करके लिखा है, आपको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य बताना है। ऑप्शन ए है प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का भी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि सत्य प्रयोगशाला में परखा मनुष्य उसके वक्रत बनते हैं। बी है प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख नहीं मानता था, इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा मनुष्य उसके वक्रत बनते हैं। सी है केवल मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का भी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि सत्य प्रयोगशाला में परखा मनुष्य उसके वक्रत बनते हैं। डी है केवल ऑप्शन नंबर डी है केवल प्राचीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का भी सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा मनुष्य उसके वक्रत बनते गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए और यह कथन सत्य भी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा शब्द लालसा का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है उदासीनता, बी है अभिलाषा, सी है कोताही और डी है अनिच्छा। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिलाषा जो है लालसा शब्द का पर्यायवाची है, इसलिए बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य की समस्याएं खालिस्तान है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य की समस्याएं खालिस्तान है। ऑप्शन ए है 4 प्रकार की हैं, बी है 2 प्रकार की हैं, सी है 5 प्रकार की हैं और डी है 8 प्रकार की हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मनुष्य की समस्याएं जो हैं वो आपकी 2 प्रकार की हैं, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है रोहन सोहन से रूप लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। रोहन सोहन से रूप लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। ऑप्शन ए है
प्रेरणार्थक क्रिया, बी है पूर्वकालिक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया और डी है अपूर्ण क्रिया। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोहन सोहन से जो रूप लिखवाता है इस वाक्य में जो है प्रेरणार्थक क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार खालिस्तान भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई। वह आज भी दुखी है, वह आज भी रोग शोक जरा और मरण का शिकार होता है। ऑप्शन ए है विज्ञान की कमी से, बी है विज्ञान की वृद्धि से, सी है विज्ञान की अल्पता से और डी है विज्ञान की तीक्ष्णता से। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विज्ञान की वृद्धि से। विज्ञान की वृद्धि से उपरोक्त गद्यांश के अनुसार विज्ञान की वृद्धि से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है, वह आज भी रोग शोक जरा और मरण का शिकार होता है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, गद्यांश, जैसा कि आपने देखा गद्यांश आया था, अब ये पद्यांश है, आप सभी को इसको पढ़ना है अच्छे से, क्वेश्चंस के आंसर देना है। मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। आपको गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से और वो पद्यांश को पढ़ना है और पद्यांश किन के द्वारा लिखा गया है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है महादेवी वर्मा और डी है सरोजनी प्रीतम। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरोजनी प्रीतम के द्वारा जो है उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता जो है सरोजनी प्रीतम है, इसलिए डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है। आपको पद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, आप समझ जाएंगे और यहाँ से देख लेंगे ऑप्शन में से किस शब्द युग्म का प्रयोग जो है उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है। आसान सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है हंस हंस, बी है मियाऊं मियाऊं, सी है धीरे धीरे, डी है भौं भौं। तो जो 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धीरे धीरे शब्द युग्म का प्रयोग जो है उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार कौवे ने क्या पूछा। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार कौवे ने क्या पूछा है। ऑप्शन ए है तू चुप क्यों है, बी है गुड़िया अंदर क्यों नहीं आई, सी है तेरे गहने गए कहाँ, डी है गहने गुड़िया को दिए क्यों नहीं। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेरे गहने कहाँ गए। कौवे ने जो पूछा था वो हो जाएगा तेरे गहने कहाँ गए, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाक्य जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य जो किए गए उपकारों को नहीं मानता के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए कृतज्ञ, बी है खंडित, सी है अज्ञ और डी है कृतघ्न। तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृतघ्न जो है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसके लिए कृतघ्न कहा जाएगा, इसलिए डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार गुड़िया रानी चुप क्यों थी, वह शोर क्यों नहीं मचा रही थी। तो ऑप्शन है क्योंकि गुड़िया के घर चोर आ गए थे, बी है क्योंकि गुड़िया को उसके पिता दिल्ली नहीं ले गए थे, सी है क्योंकि गुड़िया अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी, डी है क्योंकि गुड़िया को अपना कार्य पिताजी के आने से पूर्व की समाप्त करना था। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार जो है गुड़िया चुप क्यों थी, तो क्योंकि गुड़िया के घर चोर आ गए थे, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से लोकोक्ति अंधे पीसे कुत्ते खाएं का सही अर्थ बताइए। निम्न में से लोकोक्ति अंधा पीसे कुत्ते खाएं का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है अपने अल्प लाभ के लिए दूसरों की भारी हानि करते हो, बी है अपनी चीज़ को कोई बुरा नहीं बताता, सी है निजी वस्तु की रक्षा एवं अन्य वस्तु का उपभोग, डी है मेहनत कोई करे और लाभ कोई उठाए। तो इसलिए 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंधा पीसे कुत्ते खाए का अर्थ होता है मेहनत कोई करे और लाभ कोई और उठाता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। और निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है सोना चांदी, बी है कुत्ता बिल्ली, सी है बचपन मित्रता और डी है कक्षा समूह। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुत्ता बिल्ली जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द का संज्ञा शब्द है, इसलिए बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से वह संवेग कौन सा है जो सामान्यतः सुख देता है। निम्न में से वह संवेग कौन सा है जो सामान्यतः सुख देता है। ऑप्शन ए है आत्म स्वाभिमान, बी है करुणा, सी है एकांकीपन और डी है एकांकीपन एवं करुणा। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्म स्वाभिमान जो है वह संवेग है जो सामान्यतः सुख देता है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके 30 क्वेश्चंस, यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को जो है अपने जो भी आगामी पात्रता परीक्षा एमपी-टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं मित्रवत, तो उन तक भी ये वीडियो भेजें, ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलें और उनको भी मतलब समझ में आए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आयोग पूछता है। और ये मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस लेता हूं जो कि विगत वर्षों में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, और इनकी आगे भी आने की संभावना पूरी है। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। और आप सभी को अभी से एमपी-टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।